सबको संदेह है कि कांग्रेस का क्या रोल रहेगा इस सत्र में, कांग्रेस सरकार का हिस्सा है कि नहीं। मैं जगदीप जी आपसे पूछ रहा हूं और स्वागत करता हूं आपका हमारे कार्यक्रम में। विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं चाहूंगा कि आपने जो पहली उंगली अपनी भूमिका में उठाई है, जिस संदर्भ की तरफ, वहां पे ले चलो। आपने कहा कि ऐसी संभावना है कि कुछ विवादास्पद बिल जो है वो पेश हो सकते हैं। तो आज मैं आपके मन से एक बात बड़े साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। ये जो शराबबंदी के साथ जुड़े हुए बिल को लेकर चर्चा है, वो तो आप भूल जाइए कि वो पास होगा। क्योंकि अरे भाई साहब, अगर शराबबंदी वाला बिल पास हो गया तो भाजपा जीतेगी कैसे? आप जरा मुझे ये बता दें। ये तो संभव नहीं है। तो ऐसे में शराबबंदी वाली बात तो आप जाइए भूल। अब रही बात हमारी, तो देखिए, कांग्रेस मौजूदा सरकार जो निहायत सशक्त जनादेश के साथ सत्तासीन है, उसका प्रमुख घटक दल है। और कांग्रेस ने बहुतेरे त्याग जो है सियासी स्तर पर तब किए थे जब विधानसभा चुनावों के दौरान हम इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन की उस सोच के साथ लेते हुए आगे बढ़े थे। और मैं ये आपको पूरी ईमानदारी से बता दूं कि स्टेटहुड कोई मजाक नहीं है। जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इनके पास तो और कोई बात ही नहीं है जनाब, ये स्टेटहुड की बात करते हैं। तो कांग्रेस की पहली प्राथमिकता स्टेटहुड है। और वो इसलिए है क्योंकि अगर हमें हमारा स्टेटहुड, जो हमें हमारा हक है, हमें मिलता है, तो सर्वप्रथम काबीना का आकार बढ़ेगा, मंत्रियों की तादाद बढ़ेगी, वित्तीय मामलों में मरकज का हस्तक्षेप कम होगा, वित्तीय सहायता पहले से कहीं ज्यादा हो गई, निरंकुश ब्यूरोक्रेसी और लाल फीताशाही पर बेहतर नियंत्रण सरकार का होगा। और जो जबरन हम पर एलजी को थोपा गया है, जो अपना चुनाव लाख सवा लाख वोटों से हार के आए थे, उनसे निजात मिलेगी। लिहाजा स्टेटहुड जो है, इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी पिवटल, क्रूशल एंड इम्पर्टिव रोल in the next coming days, and this is the very rationale that we are trying our best. We are not leaving any stone unturned. So hopefully this will be rubbed off. जी विदुर जी, जगदीप जी आप कहते हैं कि जब कांग्रेस त्याग करती है, तो अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, कितनी बार गवर्नमेंट को टॉपल किया गया है, किसी के साथ सरकार बनाई गई, किसको अंदर किया गया, कितने कितने अकॉर्ड किए गए। त्याग का शब्द आपके मुंह से, यानी कांग्रेस के, आपने पर्टिकुलर आपका नाम नहीं ले रहा हूं, कांग्रेस के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। विनोद जी, अक्सर कुछ एक बातें ऐसी होती है जो इतिहास में गहरी लकीरें छोड़ जाती है, और जब कभी बात होती है तो उनका जिक्र जरूर होता है। ये ठीक है कि रिगिंग की बात की जाती है, कांग्रेस के ऊपर नाहक के इल्जाम होते जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप ये तमाम बातें करेंगे तो फिर मैं सीधा सीधा जगमोहन साहब पे आऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि बीके नेहरू साहब के जाने के बाद जब दूसरी मर्तबा जगमोहन जी को भेजा गया यहाँ पर, और वो पहले सरकार तोड़ कर जा चुके थे, और जब वो दूसरी दफा आए तो किस तरीके से उन्होंने यहाँ के हालात बनाए, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए प्रोत्साहित किया गया, किस तरीके से जनाजों में गोलियां दागी गई, किस तरीके से कई 100 लोग जो है वो उनके आते ही जन्नत नशीब हो गए, किस तरीके से यहाँ के नौजवानों पर एक कड़ा प्रहार उनको प्रताड़ित करने के लिए किया गया। ये बहुत सारी बातें हैं। उनके ऑल इंडिया रेडियो के बयान सुन लीजिए, दूरदर्शन पर की गई उनकी डिबेट सुन लीजिए, यहाँ तक कि उनकी लिखी किताब को आप पढ़ लीजिए, जिसमें वो खुद मानते हैं कि मैंने जिस अंदाज में यहाँ काम किया, अपनी पीठ थपथपाते हुए वो कहते हैं कि वही एक तरीका था आतंकवाद से लड़ने के लिए। यद्यपि सच्चाई ये है विनोद जी कि ये वो दौर था जब यासीन मलिक जैसे नए लड़कों ने रूबिया अपहरण कांड को अंजाम जरूर दिया था, लेकिन कश्मीर की गलियों में आतंकवाद का वैसा प्रकोप नहीं था तब। ये सच्चाई है। ये किस तरीके से प्रोत्साहित किया गया, इसको कैसे इसको आगे बढ़ाया गया, ये बातें बड़ी गहन चर्चा का विषय है। तो बराए मेहरबानी रिगिंग को ही मुद्दा मत बनाए। आप ये देखें कि इन लोगों ने क्या हालात किए। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब चले गए इंग्लैंड, ये बताएंगे आपको यहाँ जो बैठे हमारे भाई नेहका के, तो क्या फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा नहीं था कि अगर आप जगमोहन को भेजेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और उन्होंने वही किया। तो वो जानते थे कि यहाँ के हालात कैसे बने। चलिए सोनू जी के पास चलते हैं, और मैं सरबजीत जी को कहूंगा कि आपके नेट में थोड़ा कमजोर है, नेट सर्विस आपकी ठीक नहीं चल रही है। सोनू जी,
जी जी। अभी आप मुझे रिपीट लगता है कि करेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपसी मतभेद भी बरकरार है। कोई देखिए इस ऐसे दिशा है में कि जा रहा है, कोई इस दिशा में जा रहा है। एनसी की इंटरनल बात कर रहा हूं मैं। देखिए ऐसे है कि इसमें कोई शक नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े मतभेद हैं। जो बात जो कमरे के अंदर होती है वही अंदर रहती है, जब पब्लिक डोमेन में आती है तो हर एक की चर्चा का विषय बनती है। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही, चलो नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो मतभेद है ही है, इससे पूरी सरकार में ही मतभेद है। सरकार में इलेक्शन है, एनसी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट कर रही है और सरकार चल रही है जम्मू कश्मीर में इनकी। तो चीफ मिनिस्टर साहब रोज भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं, नई दिल्ली की बोली बोल रहे हैं। अब कांग्रेस की जो पोजीशन है वो एक नार सौ कुमार वाली है। अब ये बेचारे ना इस सरकार के हक में जा सकते हैं, ना इसके खिलाफ बोल सकते हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि ये इंडिया की सरकार है। हमें तो जो कल जैसे स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया, आपने भी सुना होगा, उन्होंने जी। कहा जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका। अब पता नहीं कांग्रेस किस अलायंस का ऐसा है, किसका नहीं है। ये तो मेरे मित्र जगदीप जी हैं, मैं जाति तौर पर इनकी बड़ी कदर करता हूँ। तो अब ये भी बेचारे मुश्किल में है। चलिए, लेकिन जो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की है, भाई जम्मू कश्मीर में आपने 6 महीने पहले जब चुनाव लड़ा, 4 महीने पहले, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने टोपी डाल के हर एक सीट पर वोट मांगे। जब लोगों से वोट मांगे, 2 जगह